वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग नीट 2022 के अनसॉल्व पेपर को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, व्हेन लाइट प्रोपोगेट थ्रू ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ई आर एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट वी इज गिवन बाई वेयर सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोई लाइट किसी ऐसे मटेरियल के मीडियम में प्रोपोगेट करता है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, तो उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v कितना होगा। ऑप्शन फर्स्ट, v इज इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। ऑप्शन सेकेंड, v इज इक्वल टू सी। ऑप्शन थर्ड, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। ऑप्शन फोर, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर अपॉन म्यू आर। यहाँ पर किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, v इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन एम इंटू म्यू एम। जहाँ पर एप्सिलॉन एम क्या है, एप्सिलॉन एम मीडियम की परमिटिविटी है और म्यू एम मीडियम की परमिएबिलिटी है। और आपको पता है एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है और म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। इन दोनों वैल्यू को उठा करके एप्सिलॉन एम की वैल्यू को उठा करके एप्सिलॉन एम के प्लेस पर जब पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा और म्यू एम के प्लेस पर जब रखेंगे तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन म्यू नॉट, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, सी की वैल्यू है, लाइट की वेलोसिटी सी के इक्वल होता है, इतने के प्लेस पर हम सी राइट कर सकते हैं और अपॉन में बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। इस तरह से v इज इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, v इज इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विथ constant acceleration changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 60 सेकेंड। द एंगुलर एक्सीलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप रोटेशनल मोशन का फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। रोटेशनल मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी। तो यहाँ पर ओमेगा इनिशियल की वैल्यू दिया हुआ है 1200 आरपीएम और ओमेगा फाइनल की वैल्यू 3120 आरपीएम, टी की वैल्यू दिया हुआ है 16 सेकेंड और अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड और टी से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। ओमेगा एफ की वैल्यू 3120 है और इसको हम रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई अपॉन 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये आरपीएम मीन्स राउंड पर मिनट होता है। तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे और राउंड है तो एक राउंड में 2 पाई एंगुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। इस तरह से ओमेगा एफ इज इक्वल टू 3120 इंटू 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा और ओमेगा इनिशियल की वैल्यू 12,000 इंटू 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अब अल्फा इज इक्वल टू, दोनों में 2 पाई अपॉन 60 कॉमन है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। पहले तो जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे उसके बाद टी की वैल्यू रख देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 3120 माइनस 1200 अपॉन 16 इंटू दोनों में 2 पाई अपॉन 60 कॉमन है, कॉमन करके बाहर कर लेंगे। अब यहाँ से इसको जब कैंसिल करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट, बायो-सेवर्ट्स लॉ गिव अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनेटिसिमल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑनली। स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है कि बायो-सेवर्ट लॉ किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कंडक्टर के केवल करंट एलिमेंट आइडियल के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के फार्मूले को प्रोवाइड करता है। और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर दिया हुआ है, बायो-सेवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू विद द फार्मर बिलोंग रिलेट टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स ideal while the later belonging produced by vector source q. In light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. स्टेटमेंट सेकेंड की मीनिंग क्या होगी? कह रहा है कि बायो-सेवर्ट लॉ कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के जस्ट इक्विवेलेंट होता है और इन दोनों के कारण जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक जैसा होता है। तो यहाँ पर हम देखिए ऑप्शन पहला दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। बोथ ऑप्शन सेकेंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो इसमें देखिए बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको प्रोवाइड किया जाता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल इंटू R/R क्यूब, जो कि केवल एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के आइडियल कंपोनेंट के कारण होता है, केवल आइडियल पार्ट के कारण होगा। और यहाँ पर आइडियल क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो किसी भी चार्ज के कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्यू हमेशा स्केलर होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा और स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14, द डायमेंशन ML T-2 A-2 बिलोंग टू दी। कह रहा है यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है और कह रहा है ये किससे बिलोंग करेगा? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है यह इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से बिलोंग करेगा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ML T-2 A-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंज इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन वेयर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर देन द नंबर ऑफ फ्रिंजेज ही वुड ऑब्जर्व इन द सेम रीजन ऑफ स्क्रीन इज। ऑप्शन फर्स्ट 12, ऑप्शन सेकेंड 6, ऑप्शन थर्ड 8, ऑप्शन 4 9। तो यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्क्रीन पर फ्रिंजेज बन रही है उनको ऑब्जर्व करता है, तो एक पार्टिकुलर रेंज में उसको 8 फ्रिंजेज मिल रही हैं और वहाँ पर यूज किए गए लाइट का वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। कह रहा है इसी सेगमेंट में हमको कितने फ्रिंजेज मिलेंगी जब हम लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यूज करें। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको फार्मूला पता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपान स्मॉल डी, और जो लेंथ है सेगमेंट का जिसने के अंदर वो देख रहा है वो हम मान लेते हैं स्मॉल एल है। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू 8 बीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। जो फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा उसके इक्वल हो जाएगा। तो पहले केस के लिए एल इज इक्वल टू 8 बीटा 1 इज इक्वल टू, हम बीटा की वैल्यू रखेंगे तो 8 लैम्डा 1 डी अपान स्मॉल डी हो जाएगा। और इसी तरीके से सेकंड केस में जब लैम्डा 2 वेवलेंथ का लाइट यूज कर रहे हैं तब मान लेते हैं स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्रिंजेज बन रहे हैं, तब एल इज इक्वल टू एन बीटा 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा 2 कैपिटल डी अपान स्मॉल डी हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर जाएगा और जितने भी फ्रिंजेज बने हैं उनका जो
थिकनेस होगा, जो चौड़ाई होगी वो इक्वल होगी। तो इस तरह से बीटा 1 के प्लेस पर भी हम बीटा राइट कर सकते हैं और बीटा 2 के प्लेस पर भी बीटा राइट कर देंगे। तो यहाँ से जब इनको डिवाइड करेंगे आपस में, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी से कैपिटल डी अपान स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपान जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 अपान यानी इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 बच जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 लैम्डा 1 इज इक्वल टू स्मॉल एन लैम्डा 2 हो जाएगा। लैम्डा 1 की वैल्यू 600 नैनोमीटर दिया हुआ है और लैम्डा 2 की वैल्यू 400 नैनोमीटर दिया है। इसको सॉल्व करने पर एन इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। इस तरह से जब हम 400 एंगास्ट्रॉम की लाइट यूज करेंगे तो 400 नैनोमीटर की लाइट यूज करने पर उसी सेगमेंट में हमको 12 फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज। तो यहाँ पर एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क दिया हुआ है, कह रहा है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कोई एक्सिस अगर पास कर रहा है, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर अगर पास कर रहा है तो उसके रेडियस ऑफ जायरेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और फिर इसके डायमीटर के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उन दोनों का रेशियो बताइए। सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, रेडियस ऑफ जायरेशन का यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 1:2, 2:1, ऑप्शन 3 2:1, ऑप्शन 4:1। तो यहाँ पर देखिए हमने एक डिस्क कंसीडर कर लिया है और इस वाले एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू mr² अपान 2 हो जाएगा। अब यहाँ इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो K1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I अपान m होता है। यहाँ पर I का काम I1 करेगा। जब हम I1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा mr² अपान m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा r स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो आ जाएगा r अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से K1 की वैल्यू r अपान स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब जब एक्सिस इस डिस्क के डायमीटर के लॉन्ग हो, ऐसे इसके डायमीटर से होकर के पास करे, तब के केस में कितना होगा? तब I2 इज इक्वल टू mr² अपान 4 हो जाएगा। और अब रेडियस ऑफ जायरेशन हम मान लेते हैं K2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे K2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I2 अपान m। यहाँ पर I2 की वैल्यू mr² अपान 4 है, इसमें जब पुट करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, r² अपान 4 होगा तो r/2 आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो K1 अपान K2 इज इक्वल टू r अपान स्क्वायर रूट 2 होल अपान r अपान 2, r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 अपान स्क्वायर रूट 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर 2 को स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 राइट कर देंगे, होल अपान स्क्वायर रूट 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से K1 अपान K2 का रेशियो स्क्वायर रूट 2:1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 स्क्वायर रूट 2:1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, ए लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ रेडियस 1 mm हैज 100 टर्न्स पर millimeter. If 1 ampere current flow in the solenoid, the magnetic field strength at the center of solenoid. तो किसी भी सोलेनाइड के सेंटर पर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B इज इक्वल टू μ0 Ni होता है। यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ होगा, तो N की वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया है? N की वैल्यू यहाँ पर 100 टर्न्स दिया हुआ है और कितने लेंथ में है? 1 mm। 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर के, तो N इज इक्वल टू 100 अपान 10⁻³ हो जाएगा। तो जब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर B इज इक्वल टू μ0 Ni है, तो μ0 की वैल्यू हो जाएगा 4π इंटू 10⁻⁻7। N की वैल्यू 100 अपान 10⁻³ होता, लेकिन जब 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+3 हो जाएगा और I की वैल्यू 1 है।
इस तरह से 4 पाई इंटू, इसको सॉल्व करने पर 4 पाई इंटू 10⁻² आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू 12.56 इंटू 10⁻² टेस्ला आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 12.56 इंटू 10⁻² टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ ए मैक्सिमम लोड ऑफ 200 किलोग्राम लिफ्ट प्लस पैसेंजर, दोनों का मिलाकर के वेट कितना दिया है, 2000 किलोग्राम दिया हुआ है, इज मूविंग अप विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन, द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर टू द लिफ्ट इज इन वाट इज। ऑप्शन 1 23,500, ऑप्शन 2 23,000, ऑप्शन 3 20,000, ऑप्शन 4 24,500। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर की ओर फोर्स ले जा रहा है वो कितना है। तो जो ऊपर की ओर यहाँ लिफ्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 2000 किलोग्राम लिफ्ट और पैसेंजर का ही वेट है, एक ये हो जाएगा। और दूसरा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 3000 न्यूटन का, वो नीचे की ओर लगेगा तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में डिलीवर करना पड़ेगा। तो टोटल फोर्स 2000 किलोग्राम, सॉरी यहाँ पर वेट वो मास दिया हुआ है, तो F इज इक्वल टू W, वेट के इक्वल हो जाएगा, और वेट W इज इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ पर मास 2000 है, तो ये हो जाएगा 2000 और इसमें g से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3000 और इन दोनों को ऐड करेंगे 23,000 हो जाएगा। और जो मिनिमम पावर होता है P इज इक्वल टू F इंटू V होता है, तो P मिनिमम इज इक्वल टू FV इज इक्वल टू 23,000 इंटू V की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है 1.5 है, तो 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P मिनिमम इज इक्वल टू 34,500 वाट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द पीक वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल टू, पहला 1/√2 टाइम्स RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स, ऑप्शन 2 द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइड टू द सर्किट, ऑप्शन 3 द RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स, ऑप्शन 4 √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स। कह रहा है कि किसी भी सोर्स का जो पिक वोल्टेज होगा, किसी भी AC सोर्स का जो पिक वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है ई RMS इज इक्वल टू E0/√2 होता है, तो यहाँ से E0 को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो E0 इज इक्वल टू √2 इंटू ERMS हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा, √2 टाइम्स है द RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम in a given time is। ऑप्शन फर्स्ट 4:1, ऑप्शन सेकेंड 1:2, ऑप्शन थर्ड 2:1, ऑप्शन 4 1:4। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो पावर होता है P इज इक्वल टू V²/R होगा। तो यहाँ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कांस्टेंट है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा। इस तरह से हम राइट कर सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू R2/R1। R2 की वैल्यू 200 दिया है, R1 की वैल्यू 100 दिया है, तो 2:1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3।